अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। जी हां, अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसकी पुष्टि की है। ट्रंप के दौरे को लेकर तैयारी चल रही है और उन्होंने ये भी कहा है कि हम मोदी के बड़े प्रशंसक हैं। पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के दरअसल एक दूसरे के करीबी हैं, ऐसा उनका कहना है। भारत अमेरिका ट्रेड डील भी अंतिम चरण में है। भारत अमेरिका का बेहद करीबी साझेदार और सहयोगी है, मार्को रूबियो का यह कहना है। नृपेंद्र मिश्रा को राम मंदिर ट्रस्ट का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ बनाया जा सकता है और सूत्रों के अनुसार राम मंदिर परिसर में तिरुपति बालाजी मंदिर की तर्ज पर ही सीईओ पद बनाया जा सकता है, जो कि वित्तीय और प्रशासनिक प्रबंधन की जिम्मेदारी संभालेगा। राम मंदिर परिसर में सीईओ का पद राम मंदिर ट्रस्ट के अधीन होगा। राम मंदिर में दान चोरी के बाद राम मंदिर परिसर में सीईओ नियुक्त किया जा सकता है। सर्वप्रथम यहाँ पे एक ऐसे अनुभवी अधिकारी की आवश्यकता है जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में ट्रस्ट के ओवरऑल नियंत्रण में रहे, लेकिन उसे प्रबंधन में स्वतंत्रता हो। यह हम बिना समय खोए हुए तत्काल व्यवस्था करते हैं। एक तरफ राम मंदिर दान चोरी मामले में जांच तेज हो रही है, दूसरी ओर अयोध्या में चंपत राय ने सुबह पूजा अर्चना की और ट्रस्ट के कार्यों की समीक्षा की और निर्माण कार्यों को लेकर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। अपने आवास पर ट्रस्ट के सेवादारों और पदाधिकारियों से मुलाकात की। इस दौरान राम मंदिर में पुजारियों की ड्यूटी व्यवस्था को लेकर जिम्मेदार लोगों के साथ चर्चा की गई। इसके अलावा राम मंदिर परिसर में चल रहे निर्माण कार्यों की भी उन्होंने समीक्षा की। फिलहाल चंपत राय तीर्थ क्षेत्र भवन स्थित अपने आवास से ही सारा काम देख रहे हैं। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और डॉक्टर रनिल मिश्रा के इस्तीफे के अटकलें के बीच अब दैनिक जो प्रक्रिया है राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय की वो शुरू हो चुकी है। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव सामने जो तीर्थ क्षेत्र भवन में ऊपर का पोजीशन है, इसी में रहते हैं और यहीं पर रह करके ये राम मंदिर ट्रस्ट का कार्य देखते हैं। आज सुबह भी स्नान ध्यान के बाद उन्होंने बाकायदा पूजा की है और राम मंदिर ट्रस्ट के जो सेवादार हैं उनसे मुलाकात हुई है। इसमें राम मंदिर ट्रस्ट की जो पुजारियों की जो ड्यूटी लगाई जाती है उसको लेकर के जिनकी जिम्मेदारी है उनको बुलाया गया था। इसके साथ ही राम मंदिर परिसर में तमाम जो विकास के कार्य चल रहे हैं, जो सुरक्षा दीवार बन रही है, उसको लेकर के भी बाकायदा चंपत राय ने निर्देश दिए हैं अतिशीघ्र काम करने के लिए। और इसके साथ ही जो मटेरियल सप्लायर थे उनके साथ भी आज सुबह मीटिंग हुई है। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय इस समय तीर्थ क्षेत्र भवन में अपने आवास में मौजूद है और यहीं से रह करके राम मंदिर ट्रस्ट की जो जिम्मेदारी है उसको निभा रहे हैं। फिलहाल राम मंदिर परिसर में भी शेषावतार मंदिर के बगल इन्होंने अपना एक रूम बना रखा है जहां पर दिन में रहते हैं, लेकिन आज अभी तक वो तीर्थ क्षेत्र भवन अपने आवास पर ही मौजूद है। सहयोगी सर्वेश के साथ निमित गोस्वामी, न्यूज़ 18 अयोध्या। राम मंदिर दान चोरी पर धीरेन्द्र शास्त्री का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि आस्था और भरोसे से खिलवाड़ किया गया है, करोड़ों लोगों का भरोसा चोरी किया गया है। उन्होंने ये भी कहा है कि रावण का परिवार समेत नाश हुआ और दान चोरी करने वाला भगवान से महादंड पाएगा। धार्मिक उदाहरण देकर के उन्होंने तीखी टिप्पणी की है। सोशल मीडिया पर इस बयान को लेकर चर्चा तेज है। रावण तो ये भी है, बस रूप बदल गए। इन्होंने तो रावण ने तो केवल माता जानकी जी की चोरी की थी। राम मंदिर के दान पात्र में लाखों लोगों की श्रद्धा चोरी हुई, करोड़ों लोगों का भरोसा चोरी हुआ। और हमें खबर मिली कि एफआईआर हुई है, अभी और जांच हो और पकड़े जाएंगे, पक्का है, और पकड़े जाएंगे। लेकिन ये तो ठीक है, इतना हम कह सकते हैं, ज्यादा तो नहीं। और कह भी दे तो कोई बुराई नहीं, सच तो सच है और जिसको बुरा लगे भला लगे वो उसका अपना काम। हम इतना कह सकते हैं, रावण ने माता जानकी जी की चोरी की थी, उसका परिणाम यह निकला कि सात परिवार सहित नाश हुआ। करोड़ों लोगों के दान राम मंदिर में राम को दिए हुए दान को जो चोरी करेगा, पक्का है वो सरकारी दंड तो पाएगा ही, भगवान का महादंड पाएगा, महादंड पाएगा। ये तो पक्का है, महादंड पाएगा, उसे कोई छोड़ नहीं सकता। और इधर मथुरा में न्यूज़ 18 से खास बातचीत में साध्वी ऋतंभरा ने राम मंदिर चंदा चोरी और चंपत राय के इस्तीफे पर दुख जताया है। साध्वी ऋतंभरा ने यह कहा कि जहां विश्वास होता है वहीं विश्वासघात होता है। यह मामला आस्था से जुड़ा है और इसीलिए
पीड़ादायक है। चंदन की लकड़ी पर ही सांप लिपटे रहते हैं, उनसे बचना जरूरी है। चंपत राय का संघर्ष और निष्ठा सबने देखी है, ऐसा उनका कहना है। आसपास के लोगों की गलत हरकतों से उन्हें कटघरे में खड़ा होना पड़ा। साध्वी रितंबरा ने दोहराया कि सीएम योगी ने पहले ही कहा था दूध का दूध और पानी का पानी होगा। कार्रवाई जारी है, दोषियों को सजा जरूर मिलनी चाहिए। त्याग पत्र भी दे दिया है, तो क्या मानती है पूरी? देखिए, चंपत जी का जो जीवन रहा, लंबे समय तक हम लोगों ने चंपत राय जी को देखा है। मतलब बहुत आश्चर्य होता है, लेकिन उनके ऊपर किसी तरह का कोई आशंका करना हमें तो असहज करता है, क्योंकि इतना लंबा जीवन और इतना समर्पण, इतना उनका व्यक्तित्व ही ऐसा रहा। लेकिन वो बात है ना कि जब आसपास वाले लोग गड़बड़ियां करते हैं तो उनके प्रति भी तीक्ष्ण दृष्टि तो होनी ही चाहिए। इस सारे प्रसंग से तो यही समझ में आता है। लेकिन कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जिनके बारे में विचार करने में भी असहजता आती है, क्योंकि लंबे काल तक हमने समर्पण देखा है, त्याग देखा है, वो प्रतीक्षा देखी है। तो अब इसके बारे में तो क्या कहा जा सकता है, लेकिन जो हुआ वो तो दुर्भाग्यपूर्ण है। तो कई बार अपने ही पास, अपने ही साथ चलने वाले लोग हमारी पीठ पे छुरा घोंप देते हैं और हम उनके प्रति मोह से भरे होते हैं या किसी भी तरह का उनके प्रति विश्वास रहता है। तो जो विश्वास रहता है, और आपको पता है कि विश्वासघात तो वहीं होता है जहां विश्वास होता है। लेकिन इस पूरी प्रसंग के पूरे भारत के अंदर ना एक बहुत अलग सी बेचैनी है और लोगों को लग रहा है, और दूसरे लोग अब शुरू हो गए कि मंदिरों में अर्पण ना करो। अरे धर्म की शरण में पहला धन तो धर्म के लिए ही अर्पित होता है। अगर हवन करते समय हाथ जल जाते हैं तो हवन की प्रक्रिया रोकी नहीं जाती। भोजन करते समय दांतों के नीचे जीभ आ जाती है तो दांत जीभ को ही काट देते हैं। तो क्या वो अब दांत दोबारा भोजन नहीं चबाएंगे? सूत्रों के हवाले से इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। तिरुपति बालाजी के ही तर्ज पर राम मंदिर परिसर में भी नियुक्त हो सकता है सीईओ। अब देखिए, मुख्य कार्यकारी अधिकारी पर मंदिर के वित्तीय और प्रशासनिक प्रबंध का भार होगा। राम मंदिर ट्रस्ट के अधीन होगा राम मंदिर परिसर में सीईओ का पद। राम मंदिर में दान गबन के बाद ही नियुक्त किया जा सकता है राम मंदिर परिसर में सीईओ। अब सूत्रों के हवाले से रिटायर्ड आईएएस भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा हो सकते हैं राम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ। राम मंदिर चढ़ावा केस पर बड़ी खबर। अब देखिए, यहां पर बताया जा रहा है कि एसबीआई के कई कर्मचारियों से पूछताछ हो सकती है। गिरफ्तार आरोपियों की रिमांड की कोशिश पुलिस करेगी। बैंक कर्मियों की संदिग्ध भूमिका की जांच होगी। केस में अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। महाराष्ट्र में टीईटी 2026 की परीक्षा स्थगित हो चुकी है। पेपर लीक की आशंका के बाद इस एग्जाम को स्थगित किया गया। कल होने वाली थी टीईटी परीक्षा। भिवंडी पुलिस थाने में मामला दर्ज हुआ है। पुलिस हिरासत में 3 लोग हैं। पूछताछ जारी है। महाराष्ट्र में कल होनी थी टीईटी की परीक्षा और परीक्षा से एक दिन पहले ठाणे के भिवंडी में पेपर लीक की बात सामने आई। उसके बाद ये एक्शन लिया गया है। परीक्षा स्थगित कर दी गई है। खबर गाजियाबाद से, जहां पर साइबर ठगों ने रिटायर्ड बैंक मैनेजर से ठगी की है। देखिए, ठगों ने रिटायर्ड बैंक मैनेजर और उनकी ही पत्नी को 12 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा। करीब 2 करोड़ 20 लाख रुपए की ठगी कर ली उनसे। आरोपियों ने व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर खुद को जांच एजेंसियों का अधिकारी बताया, करोड़ों रुपए के बैंक घोटाले में नाम आने का डर दिखाया और रोजाना 4 से 8 घंटे तक पूछताछ की। इस दौरान बुजुर्ग ने अपनी जमा पूंजी के साथ 70 लाख रुपए उधार लेकर भी आरोपियों के खाते में ट्रांसफर कर दिए। ठगी का एहसास होने पर पीड़ित ने पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद साइबर पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। मेरे को 22/5/26 को जो है मेरे को कॉल आई 3 बार। मैंने काट दिया, मैं सोया हुआ था। उसके बाद जो चौथी बार जब आई तो फिर मैं उठा के बाहर आ गया। तो कहने लगे आपके आसपास तो कोई नहीं है। मैंने कहा मेरे आसपास तो कोई नहीं है। तो इतने मेरी मिसेज सोई हुई थी, वो भी आ गई। कहने लगे कौन आया? मैंने कहा मिसेज है। कहने लगे उनको बाहर भेज दो, दरवाज़ा बंद कर दो।
और ये बातें किसी को मत बताना। टोटल अमाउंट 2,19,73,003 रुपए ले चुके हैं हमारे से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से हिंद महासागर क्षेत्र के अहम रणनीतिक साझेदार सेशल्स की 3 दिवसीय राजकीय यात्रा के लिए रवाना हो गए हैं। और इस दौरे की सबसे खास बात यह है कि पीएम मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में शामिल होंगे। उनकी मौजूदगी में भारत और सेशल्स के बीच रक्षा, समुद्री सुरक्षा और विकास सहयोग को नई मजबूती मिलने की उम्मीद है। देखिए, पीएम मोदी राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हार्मनी के साथ में द्विपक्षीय वार्ता करेंगे, नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे और कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में हिस्सा भी लेंगे। तो इस दौरान भारतीय सशस्त्र बलों की टुकड़ी और भारतीय नौसेना के युद्धपोत भी समारोह की शोभा बढ़ाएंगे। पीएम मोदी का सेशल्स दौरा 3 दिन राजकीय दौरे पर पीएम मोदी और राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में हिस्सा लेने वाले हैं। और देखिए, जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव के ड्राइवर और उनकी पत्नी ने धमकी को लेकर के थाने में एक शिकायत दर्ज कराई। तेज प्रताप के ड्राइवर अनिल यादव का आरोप यह है कि चोरी के मामले में गवाही से रोकने के लिए मोतीलाल राय और उनकी पत्नी ने उन्हें धमकी दी, जिसके बाद से वो डरे हुए हैं, लिहाजा थाने में औपचारिक तौर पर शिकायत की। अनिल यादव के मुताबिक तेज प्रताप यादव के आवास में जिस रात चोरी हुई उस समय वो तेज प्रताप के साथ ही ड्यूटी पर थे। बता दें आपको, तेज प्रताप यादव ने अपने ही सहयोगी मोतीलाल राय पर आवास से चोरी का आरोप लगाया है, जिसके बाद पुलिस जांच के लिए उनके आवास भी पहुंची थी। गवाही में नाम आया, गवाही देने से रोकने के लिए धमकी मेरा वाइफ को दिया गया, जिसके चलते हम भी डर महसूस कर रहे हैं, हम भी आवेदन दे रहे हैं। कौन सा धमकी दिया है? मोतीलाल राय हैं, उनका वाइफ आई थी, 2-3 आदमी और आए थे। रात का टाइम था, हम ड्यूटी पर थे तेज प्रताप सर के साथ में, वाइफ अकेले थी। तो ये बताई, जब हम सुबह गए ड्यूटी से तो बताई, तो हम आवेदन देने हम भी। हाँ, हम लोग को डर है, घर पर चढ़ के धमकी देगा तो डर तो है। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर, पालीगंज में नवविवाहिता की संदिग्ध तौर पर मौत हो गई। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। दहेज हत्या की आशंका में अब जांच शुरू हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। एसडीपीओ ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है। साक्ष्य जुटाने में अब एफएसएल की टीम जुटी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है सभी को। जांच के बाद अब कानूनी कार्रवाई होगी। पियरपुरा थाना क्षेत्र के रूपापुर गांव की ये घटना है। नवविवाहिता वैष्णवी कुमारी पति अभिषेक पासवान की मृत्यु हो गई है। सूचना प्राप्त होते ही थानाध्यक्ष एवं सर्किल इंस्पेक्टर घटनास्थल पर पहुंचे तथा एफएसएल की टीम को सूचना दी गई। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी 1 द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया एवं परिजनों से पूछताछ किया गया और शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया। प्रथम दृष्टया पूछताछ के आधार पर यह दहेज हत्या का मामला प्रतीत होता है। मृतका के ससुराल वाले सब फरार पाए गए। उनकी गिरफ्तारी हेतु छापेमारी की जा रही है। और बड़ी खबर सासाराम से, जहां संझौली थाना क्षेत्र के खैरा बुतहा गांव में एक किसान की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। मृतक महेंद्र नट का शव खेत से बरामद किया गया। परिजनों ने जमीन विवाद में हत्या का आरोप लगाया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। का भइल बा? अरे पापा के मुँह आके फेंक दिले रहो सर। कुछ लोग कहते बिजली गिरे से ना, बिजली देख ली केनियो नहीं की गिरल, गिरे थे बिजली के गिरल नहीं की देख ले। अरे बिजली गिरी तो इससे पार्टी बिजली नहीं के गिरल। हमारा बाप के मुँह आवल गइल बा और यहाँ के में तो कहते माटी को कैसे लागता? का कुछ विवाद भी रहे? हाँ, जमीन के विवाद चलत रहे और कोई से हमारा दुश्मनी न रहे। एक महेंद्र नाथ का डेड बॉडी मिला हुआ है मरे हुए स्थिति में। अब यही स्थल है बगल में जो खेत है। बिजली गिरने की बात लोग बताए हैं, लेकिन बिजली गिरने जैसी कोई धरातल पर चीज़ें नहीं दिखाई दी हैं। मुंह से ब्लड निकला है, कान से भी निकला है। सर, परिजन हत्या की आशंका जाता है। हाँ, तो जो उनका बयान होगा उस पर एफआईआर दर्ज की जाएगी और अनुसंधान आगे किया जाएगा। नालंदा से इस वक्त एक बड़ी खबर है। एटीएम ठगी गैंग का भंडाफोड़ हुआ है। कैनरा बैंक एटीएम से एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। बैंक मैनेजर ने जाल बिछा करके उसको पकड़ा है। आरोपी राहुल कुमार रंगे हाथ पकड़ा गया है। छुट्टी के दिन एटीएम को निशाना बनाता था। फेविक्विक और मेटल प्लेट से ठगी की जाती थी। मेटल प्लेट में लोगों के पैसे फंस जाते थे और इसी तरीके से ठगी को अंजाम दिया जाता था। लेकिन देखिए, फरार आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई थी।
एटीएम के असी पर डिस्पेंसर पर एक पतली सी मेटल प्लेट साट देते हैं। जब कस्टमर पैसा निकालता है वहाँ से तो वो पैसा वहाँ आके फंस जाता है। उसके बाद बहुत देर के बाद कस्टमर वेट करते हैं, चले जाते हैं। वो एटीएम से छेड़छाड़ नहीं करते क्योंकि पब्लिक प्रॉपर्टी है। उसके बाद ये लोग फिर वापस आते हैं, उसको उस मेटल प्लेट को हटाकर पैसे लेकर चले जाते हैं। लगभग एक काम ये लोग 1 साल से कर रहे थे। बिहार के कई जिलों से मुहर्रम पर बवाल और हंगामे की खबर सामने आई। कई जिलों से तस्वीरें देखने को मिली। ये देखिए 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 6 जिलों की ये तस्वीर है। समस्तीपुर में एक युवक की चाकू से गोद पर हत्या कर दी जाती है। अररिया, सीतामढ़ी, शेखपुरा में भी हंगामा होता है। दानापुर में उपद्रवियों ने लोगों को जख्मी करने के मकसद से लाठियां भांजी, जिसमें न केवल लोग बल्कि एक दरोगा भी जख्मी हो गए। जमुई में भी देखिए 2 जगह से ये वारदात सामने आई है। एक झाझा में 2 जुलूस आपस में भिड़ गए, दूसरी तरफ इस्लाम नगर में छत से पत्थर बरसाए गए। तो ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि मुहर्रम से पहले प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा तैयारियों का दावा किया था, तो फिर इन जगहों पर हिंसा कैसे हो गई? क्या संवेदनशील इलाकों की पहचान में कोई कमी रह गई, या फिर क्या आयोजकों और प्रशासन के बीच पहले से तय नियमों का पालन नहीं किया गया? इतनी जगह से माहौल बिगड़ने की खबर आई और इसकी जवाबदेही कौन लेगा? क्या पुलिस इन असामाजिक तत्वों की पहचान करके कार्रवाई करेगी? मुजफ्फरपुर में मुहर्रम के तजिया मिलान जुलूस के दौरान देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि ड्यूटी पर तैनात एक एसआई का तलवारबाजी करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होता है। सोशल मीडिया पर लोग इस पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वरीय पुलिस अधिकारियों ने मामले का संज्ञान लिया है, जांच के आदेश दिए हैं। जानकारी के अनुसार ये वायरल वीडियो कांटी थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। मुहर्रम के अवसर पर निकाले गए तजिया मिलान जुलूस में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया था। इस दौरान ड्यूटी पर मौजूद एक एसआई तलवारबाजी का करतब दिखाते हैं और ये कैमरे में कैद हो जाता है। तो एक तरफ भीड़ में माइक से धार्मिक नारे लगाए जा रहे थे, वहीं दरोगा जी जोश में तलवारबाजी कर रहे थे। वहां पर मौजूद किसी व्यक्ति ने इस पूरी घटना का वीडियो बना लिया और इसे अब सोशल मीडिया पर वायरल किया गया है। ये मामला संज्ञान में आने के बाद पश्चिमी डीएसपी ने कहा है कि इसकी जांच की जा रही है। वायरल वीडियो के मामले में संज्ञान लिया गया है। और अब बात करते हैं पटना की, जहां पर फतुहा थाना क्षेत्र के कंचनपुर गांव के पास में देखिए 2 ट्रकों की आमने सामने से टक्कर हो गई। हादसे में कोल्ड ड्रिंक से भरा हुआ एक ट्रक सड़क किनारे गड्ढे में पलट गया। दुर्घटना के बाद लाखों रुपए की यहां पर कोल्ड ड्रिंक्स जो है वो बिखर गई। इसके बाद आसपास के ग्रामीण जो हैं इस घटना को अवसर में बदल लिया। लोग यहां पर बोतलें उठाने लग गए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिर वहां पर पुलिस को सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंची और उसके बाद स्थिति को नियंत्रित किया गया है। सड़क पर यातायात को भी सामान्य कराया गया। खबर गोपालगंज से, जहां शराब से भरी एक कार सड़क हादसे का शिकार हो गई। यह घटना भोरे थाना क्षेत्र के वायरलेस मोड़ के पास भोरे घटिया मार्ग की है। बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश से शराब लेकर के आ रही कार पेड़ से टकरा गई, जिसके बाद ड्राइवर और तस्कर मौके से फरार हो गए। हादसे के बाद शराब की बोतलें सड़क पर बिखर गईं और फिर वहां पर मौजूद लोगों ने इस घटना को भी अवसर में बदल लिया। कुछ लोग बोरा में शराब भरते हुए दिखाई दिए तो कुछ लोग गमछे में ही शराब लेकर के निकलते बने। अब लोगों की शराब ले जाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोगों की अलग अलग राय है इस वीडियो पर। फिलहाल पुलिस जो है गाड़ी नंबर और वीडियो के आधार पर जांच में जुटी है। बेगूसराय से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। अपराधियों ने हैवानियत की हद पार कर दी। युवती की हत्या करके बोरे में शव फेंका है। शव मिलने के बाद इलाके में हड़कंप। गढ़पुरा के रजौड़ पोखर के पास की यह घटना है। बोरे में 80 से 20 साल की युवती का शव मिला। सड़क किनारे भूसे से ढका हुआ था शव। 3 से 4 दिन पहले हत्या की आशंका है, लेकिन फिलहाल मृतक युवती की पहचान नहीं हो पाई है। तो आपको बताते चलें, यहाँ पर अपराधियों ने हैवानियत की हद पार कर दी है। ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज़ 18 संवाददाता संतोष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संतोष, क्या खबर है? एक युवती का शव मिला है, ये कब की घटना है और क्या पुलिस की तरफ से कोई बयान आया है इस पूरे मामले पर? जी बिल्कुल, देखिए पुलिस ने भी अपना पक्ष रखा है और जो बातें निकल के अभी तक सामने आई हैं उसमें यही कयास लगाए जा रहे हैं कि 3-4 दिन युवती की छिपाने के लिए जो है इस युवती के शव को बोरे में भरकर और सुनसान इलाके में फेंक दिया गया था। हालांकि अभी तक युवती की पहचान नहीं हो सकी है और पहचान होने के बाद ही कुछ स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर हत्या का कारण क्या था। लेकिन
प्रयास लगाए जा रहे हैं। जो स्थानीय लोगों का भी कहना है कि हो सकता है ये ओनर किलिंग का भी मामला हो या अपराधियों के द्वारा इसकी जघन्य हत्या की गई है, लेकिन जब तक उसकी पहचान नहीं हो पाती है तब तक कुछ भी बताना जो है स्पष्ट रूप से ये संभव नहीं है। पुलिस के द्वारा भी जो है पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है और गाड़ी नंबर तथा अन्य आधार से जो है युवती के पहचान करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब तक उसकी पहचान नहीं हो सकी है। फिलहाल पुलिस जो है पूरी तत्परता से इस मामले के उद्भेदन में लगी हुई है। जी ठीक है संतोष, नजर बनाए रखिए। बहुत धन्यवाद आपने तमाम जानकारियों के लिए। जमुई से इस वक्त की बड़ी खबर, सदर अस्पताल के गेट पर फायरिंग का मामला सामने आया है। बदमाशों ने युवक को गोली मारी है और बदमाश बाइक पर सवार होकर आए थे। सूरज कुमार के रूप में घायल की पहचान की गई है। यह घटना बताया जा रहा है कि इस घटना में घायल युवक का पटना में इलाज जारी है। घटनास्थल से खोखा बरामद किया गया। सीसीटीवी फुटेज की मदद से अब जांच जारी है। यह एक था, इसके साथ में कोई दोस्त भैया को मर गया था। देखने के बाद हमको चक्कर आने लगा तो हम बोले जाते हैं बाहर में बैठे। हम दोस्त को बोले गाड़ी लेके आओ, तब तक उधर से आया 2 बाइक, गोली मारा। 2 बाइक पर कितने लोग थे? 4 लोग थे। कहाँ पर बैठे हुए थे आप? सरकारी गेट के बगल में। किसी को चारों में से किसी को पहचाने हैं? रात को 2:45 पर सदर अस्पताल के गेट के बाहर वो बैठा हुआ था और मोटरसाइकिल पर 2 मोटरसाइकिल पर 4 लोग, जिसमें से 3 लोगों को नामजद किया गया है, उनके द्वारा आकर इनकी बाईं जांघ में एक गोली मारी गई है। तो जो विक्टिम है उनका जो स्टेटमेंट है उस आलोक में हम लोग सदर अस्पताल के आसपास के सारे सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रहे हैं। उनके द्वारा जो एक्यूज का नाम दिया गया है। पटना के जेपी गंगा पथ को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का काम तेजी से चल रहा है और इसी विकास के मॉडल के रूप में इसे दरअसल तैयार किया जा रहा है ताकि गंगा किनारे बसे अन्य शहरों का भी इसी तर्ज पर विकास किया जा सके। जेपी गंगा पथ के किनारे महिला हाट का निर्माण किया जा रहा है, जहां सभी दुकानें महिलाओं को आवंटित की जाएंगी और इसके अलावा लोगों की सुविधा और फिटनेस को भी ध्यान में रखते हुए साइकिल चलाने के लिए अलग से ट्रैक भी बनाया जा रहा है। पटना का जेपी गंगा पथ को एक बड़े पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने की योजना चल रही है और पूरे जेपी गंगा पथ को ऐसे निर्माण किया जा रहा है, इस पर ऐसी सुविधाएं विकसित की जा रही हैं कि पूरे बिहार में ये एक मॉडल के रूप में तैयार हो सके और इसी के तर्ज पर बिहार के कई जिलों में ये एक जेपी गंगा पथ की तरह जो है निर्माण कराया जा सके और खास करके बिहार के गंगा के किनारे के इलाकों को ऐसे विकसित किया जाए। सबसे बड़ी बात है कि जो हम दिखा रहे हैं ये पूरा जो जेपी गंगा पथ है उसमें एक तरीके से कहें कि यहाँ पे चारों तरफ से, दोनों के तरफ से जो है वो बागवानी और फूलों से सजाया गया है, लेकिन साथ साथ जो नई विकसित की जा रही है, आपको बता दें कि एक साइकिल ट्रैक जो है वो अलग बनाया गया है। यहाँ से बनाने की शुरुआत हुई है कि साइकिल ट्रैक जो है साइकिल के चलने के लिए ये अलग से ट्रैक का निर्माण किया जाए। साथ साथ सबसे जो बड़ी बात है कि अगर आप जेपी दीघा पुल की तरफ से और अगर मरीन ड्राइव पर अगर चलते हैं तो दाहिने तरफ का जो इलाका है वो पूरी तरफ से नए विकसित किया जा रहा है।